हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर चीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर चीज में डिस्कस करेंगे इंडो मेमोरी सिस्टम को। इंडो मेमोरी सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और उन ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस एक दूसरे से अलग अलग होता है। अब कई सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका काम आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है, जिनका काम आपस में जुड़ा हुआ होता है। उन ऑर्गेनेल्स को एक साथ हम लोग इंडो मेमोरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। अब अगर हम लोग इंडो मेमोरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इंडो मेमोरी सिस्टम के अंदर चार ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड करते हैं। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर कहते हैं। दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल। क्लियर है। अब अगर हम इन चारों ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं तो इन चारों ऑर्गेनेल्स को हम लोग इंडो मेमोरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन चारों ऑर्गेनेल्स की जो फंक्शंस है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब इंडो मेमोरी सिस्टम में चारों ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड करते हैं और ये चारों ऑर्गेनेल्स की खास बात यह है कि ये चारों ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि इन चारों ऑर्गेनेल्स के पास एक एक कवरिंग पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हूँ, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करता हूँ, पेरोक्सिसोम के बारे में बात करता हूँ, तो इन तीनों ऑर्गेनेल्स को ना, इन तीनों ऑर्गेनेल्स नॉट ए पार्ट ऑफ इंडो मेमोरी सिस्टम। ये तीनों ऑर्गेनेल जो है वो इंडो मेमोरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन तीनों ऑर्गेनेल का काम ये चारों ऑर्गेनेल के साथ में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, चारों ऑर्गेनेल के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इन तीनों ऑर्गेनेल्स को इंडो मेमोरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग इंडो मेमोरी सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्लियर है। अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लोग ईआर कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियस की खास बात यह है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के पास दो कवरिंग पाया जाता है, एक आउटर कवरिंग और दूसरा इनर कवरिंग। क्लियर। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ का ये जो हिस्सा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में दो ही चीज पाया जाता है, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं एक सेल के बारे में बात करता हूँ तो एक सेल की जो इनसाइड वाली जो हिस्सा होता है, जो अंदर वाली पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। और इंट्रासेलुलर स्पेस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक आउटर पार्ट और दूसरा इनर पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनर पार्ट को हम लोग लुमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट है वो साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करता है और जो लुमिनल कंपार्टमेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होता है। अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम को डिस्कस करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करता हूँ तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करता हूँ तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन काम करती है। पहला, लिपिड्स या ऑयल या फैट की सिंथेसिस करती है, दूसरा एस्ट्रॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करती है और तीसरा ग्लाइकोजन एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करती है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, यानी कि जो सेल्स प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उस सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है, वेल डेवलप होती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ज़्यादा डेवलप होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।